नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दुनिया में भारत के विकास की रफ्तार सबसे तेज, सकल घरेलू उत्पाद पिछले 10 वर्षों में हुआ 2 गुना, आईएमएफ ने लगाई मोहर। बेल्जियम में स्पॉट किया गया भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी। भारत सरकार ने की प्रत्यर्पण की मांग। चोकसी पर 13,500 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का है आरोप। शहीद दिवस के मौके पर मां भारती के वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शहीद वीरों का निडर प्रयास हम सभी को करते हैं प्रेरित। केंद्र सरकार की फिट इंडिया पहल के तहत डीडी न्यूज ने किया वॉकाथॉन का आयोजन। करीब 4 किलोमीटर लंबे वॉक में सैकड़ों की संख्या में डीडी न्यूज कर्मी हुए शामिल। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मैच होंगे। पहले मुकाबले में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा, जबकि चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी भिड़ंत। तो आपको बता दें कि भारत ने बीते 1 दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, देश की मजबूत आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक सुधारों के चलते जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। ये 105% की वृद्धि दर को दर्शाता है, जो अमेरिका 66% और चीन 76% जैसे वैश्विक दिग्गजों से भी तेज है। भारत की जीडीपी 2015 में $2.1 ट्रिलियन थी, जो 2025 तक बढ़कर $4.3 ट्रिलियन हो गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये तेजी भारत को इस साल जापान से तो वहीं 2027 तक जर्मनी से आगे ले जाएगी। विशेषज्ञों के माने तो इस शानदार वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। साथ ही साथ मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और आईटी सेक्टर की निरंतर प्रगति ने आर्थिक विकास को गति दी है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर इसकी स्थिति को मजबूत कर रही है। जहां अमेरिका की जीडीपी $30.3 ट्रिलियन और चीन की $19.5 ट्रिलियन तक पहुंच रही है, तो वहीं भारत की विकास दर अन्य देशों की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई पड़ रही है। और नागपुर हिंसा प्रकरण में पुलिस द्वारा माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर और यूट्यूबर शहजाद खान की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस अब ये जांच करने में जुटी है कि सोशल मीडिया पर इन लोगों ने अफवाह फैलाने के दौरान किन किन लोगों के ये लोग संपर्क में थे। हामिद की गिरफ्तारी 2011 में मोमिनपुरा में हुए एक धार्मिक मामले में पहले भी हो चुकी है। वो सिंचाई विभाग में भी नौकरी पर था, लेकिन उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। उस पर फहीम खान के पक्ष में मीडिया में आक्रामक बयानबाजी करने और माहौल खराब करने का भी आरोप है। वहीं शनिवार को पुलिस द्वारा शहर के 5 थाना क्षेत्र से कर्फ्यू हटा लिया गया, जबकि 3 थाना क्षेत्र में कुछ समय के लिए ढील दी गई। कोतवाली, गणेश पेट तहसील और यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू में फिलहाल कोई ढील नहीं दी गई है और यहां पर पुलिस की टुकड़ियां, अग्निशमन दल के साथ साथ हर जगह बैरिकेड लगा हुआ है। इस बीच रामनवमी, गुड़ी पड़वा, ईद और हनुमान जयंती जैसे त्योहार देखते हुए महाराष्ट्र एटीएस संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रख रहा है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में स्पॉट किया गया है। बेल्जियम में होने की पुष्टि के बाद भारत ने बेल्जियम से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। भारत सरकार ने अब बेल्जियम से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है।
एफ रेजिडेंसी कार्ड मिलने के बाद वो अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ बेल्जियम के एंटवर्प में रह रहा है, लेकिन इलाज का हवाला देकर अब वो स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से 2018 से जब्त की गई चौकसी की संपत्तियों की बिक्री की अनुमति दी थी और इन संपत्तियों की कुल कीमत 2565.9 करोड़ रुपए है, जो पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के समर्थन से अदालत के आदेश पर जब्त की गई थी। इन संपत्तियों की बिक्री शुरू हो चुकी है, जिसमें 125 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियां मुंबई में फ्लैट्स, अंधेरी में 2 कारखाने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंप दी गई है। चोकसी के खिलाफ आरोपों में आपराधिक साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी, संपत्ति की लेन देन में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। तो वहीं नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में बंद है और भारत को प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अदालत में उन्होंने मुकदमा दायर किया है। और बिहार से क्राइम की एक और बड़ी घटना सामने आई है। राजधानी पटना में एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पटना के अगम कुआं थाना क्षेत्र के धनकी मोड़ के समीप एशिया हॉस्पिटल के संचालिका की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के 5 खोखे भी बरामद किए हैं। घटनास्थल पर एसपी सिटी समेत अगम कुआं थाना की पुलिस जांच के लिए पहुंची है। जानकारी के अनुसार शाम करीब 6 बजे अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा था और इसी दौरान कुछ अपराधी एशिया हॉस्पिटल पहुंचे और डायरेक्टर सुरभि राज के चैम्बर में घुसकर ताबड़तोड़ 6 से 7 गोलियां चला दी। गंभीर हालत में उन्हें पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना अंतर्गत एक एशिया हॉस्पिटल है, उसमें डायरेक्टर सुरभि राज 35 वर्ष से हस्बैंड रोशन, उनको हत्या बारे में बात सामने आ रही है। गोली मार के उनका एम्स हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी जांच किया गया है। पुलिस तुरंत पहुँच के एविडेंस कलेक्ट करके अभी जांच चल रही है। और केरल की 79 वर्षीय वरिष्ठ भाजपा नेता अहिल्या शंकर का कोझिकोड में निधन हो गया है। अहिल्या शंकर केरल की एक महिला महासचिव थी, जिन्होंने 1980 में मुंबई में आयोजित भाजपा गठन सम्मेलन में भाग लिया था और दूसरी महिला भाजपा राज्य समिति में शामिल हुई थीं। उन्होंने महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के पद पर भी कार्यभार संभाला। साथ साथ भाजपा राज्य समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य के पदों पर भी रही। वो कई निगमों में भाजपा की उम्मीदवार थीं। वे 1982 और 1987 में बेपोर से और 1996 में कोयलांडी से विधानसभा चुनाव लड़ी। वहीं 1989 और 1991 में मंजेरी से और 1997 में पोन्नानी से लोकसभा चुनाव लड़ी। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि प्याज पर लागू 20% निर्यात शुल्क को शून्य करने का फैसला किया है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार ने देश में दिसंबर 2023 में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। निर्यात प्रतिबंध के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्याज निर्यात 17.17 लाख टन और वित्त वर्ष 2024-25 में 18 मार्च तक 11.65 लाख टन रहा। सरकार के अनुसार मासिक प्याज निर्यात मात्रा सितंबर 2024 में 72,000 टन से बढ़कर जनवरी 2025 में 1.85 लाख टन हो गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि ये निर्णय किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की कीमत काबू में रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है।
और भारत ने बोत्सवाना में बाढ़ को देखते हुए मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। भारत ने आवश्यक दवाओं, सर्जिकल आपूर्ति, मच्छरदानी, वाटर प्यूरिफायर सहित लगभग 10 टन सहायता की पहली खेप बोत्सवाना के लिए भेजी है। वहीं स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने में मदद के लिए किरिबाती को भी मानवीय सहायता भेजी गई है। शनिवार को मुंद्रा पोर्ट से तरावा किरिबाती के लिए 6 बेड वाले कंटेनर आधारित डायलिसिस यूनिट की एक खेप भी रवाना हुई। और इजराइल को निशाना बनाकर दागे गए रॉकेट के जवाब में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। इजराइल ने शनिवार को लेबनान पर हवाई हमले किए, जो युद्ध विराम के बाद सबसे तेज हमले थे। ये हमले इजराइल को निशाना बनाकर लेबनानी रॉकेट दागे जाने के जवाब में किए गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि बॉर्डर के पास दक्षिण में इजरायली हवाई हमलों में 2 लोग मारे गए और 8 घायल हो गए। वहीं हिजबुल्लाह ने शनिवार के हमलों की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए कहा कि रॉकेट लॉन्च से उनका कोई संबंध नहीं है। दिसंबर के बाद से ये दूसरी बार है जब लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दागे गए, जिससे सीज फायर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि सेना को लेबनान में दर्जनों ठिकानों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। स्पेन में बाढ़ का कहर जारी है। मैड्रिड में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। कई खेत जलमग्न हो गए हैं। पूर्वी बहरी इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। मैड्रिड के बीचों बीच से बहने वाली मंजानारेस नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आपातकालीन सेवाएं स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं। अधिकारियों ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित फिट इंडिया संडे मूवमेंट में शामिल हुए। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर मनसुख मांडविया ने साइकिल को प्रदूषण का एक समाधान बताया। साथ ही साथ कहा कि ये फिट रहने का मंत्र भी है। फिट इंडिया मूवमेंट में हर वीक संडे ऑन साइकिल समग्र देश में एक मूवमेंट के रूप में चल पड़ा है। देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के सब लोग संडे 1 घंटे के लिए अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करते हैं। मैं भी आज लखनऊ में मेरे राज्य के साथी स्पोर्ट्स मिनिस्टर गिरीश यादव जी के साथ 1000 युवाओं के साथ लखनऊ में साइकिलिंग करके ओबेसिटी के अगेंस्ट साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखने के लिए संदेश दिया है। साइकिल पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है। साइकिल फिट रहने का मंत्र है। सरकार की फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज डीडी न्यूज दिल्ली ने वॉकाथॉन का आयोजन किया। वॉकाथॉन को प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार और एडीजी पंकज कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकाथॉन की शुरुआत कोपरनिकस मार्ग स्थित दूरदर्शन भवन से हुई और इंडिया गेट सर्किल का पूरा चक्कर लगाकर वापस दूरदर्शन भवन में समाप्त हुई। लगभग 4 किलोमीटर की इस वॉकाथॉन में डीडी न्यूज के सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में राहुल शर्मा पहले और मंथन दूसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में प्रतिभा पहले और कुसुम मीना ने दूसरा स्थान हासिल किया। 40 से 50 की आयु वर्ग में असीम मिश्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस मौके पर स्वयं संस्था की स्मिनु जिंदल भी मौजूद थी।
आज डीडी न्यूज़ ने एक वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज़ किया। माननीय प्रधानमंत्री का जो फिट इंडिया का आह्वान है उसको देखते हुए हमने सबने ये डिसाइड किया कि हम भी इसका एक हिस्सा बनेंगे। हमारे 300 करीब प्रतिभागी थे और मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगी। सबने बहुत इससे जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट किया है और हम लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और सबको हम यही कहना चाहेंगे, हमारा यही एक मैसेज है कि सबको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। डीडी न्यूज़ के इस वॉकाथॉन में हमने ये भी ध्यान रखा कि हम लोग एक इंक्लूसिविटी, जो इंक्लूजन वाला एक प्रिंसिपल है, उसको भी हम साथ लेके चले। हमारे साथ कम से कम 15 लोग ऐसे थे जो दिव्यांग हैं, जिन्होंने बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही जोश से इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर यानी कि एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में दोपहर 3:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद का सामना हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स से होगा। दिन का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। मैच चेन्नई के MA चिदम्बरम चेपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों टीमें 5-5 टाइटल जीतकर लीग की सबसे सफल टीमें हैं। मुंबई ने फाइनल में 3 बार चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में अपना पहला खिताब मुंबई को ही हराकर जीता था। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए टीटी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. के बाद स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं खेल की खबरों की। पैरा तीरंदाज राकेश कुमार का मानना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स ने देश में पैरा खिलाड़ियों की प्रतिभा को एक नया विस्तार दिया है। उनके मुताबिक आज जिस तरह का एक्सपोजर खिलाड़ियों को विभिन्न माध्यमों के जरिए मिल रहा है, उससे खेल और खिलाड़ी दोनों का ही विकास हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ पैरा तीरंदाज राकेश कुमार हैं, जो कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भाग ले रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं इस मंच को। राकेश, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये दूसरा संस्करण है, कैसे देखते हैं, कितनी चीज़ें बदली हैं और कितना इस मंच की आज के समय में इम्पोर्टेंस है? मुझे लगता है कि ये एक पैरा खिलाड़ियों के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा, क्योंकि जैसे हम लोग पैरा आर्चरी से हैं तो ज़्यादातर हमें नेशनल्स में डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने को नहीं मिलते हैं। एक नेशनल मिल जाता है या ट्रायल्स वगैरह होते हैं जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट का मैं कहूँगा कि काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है जिससे कि नए नए और पैरा तीरंदाज निकल के सामने आ रहे हैं और इस खेल को रोमांचक बना रहे हैं। इस कंपटीशन के लेवल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जब आप लोग साथ में होते हैं और कई यहाँ पे युवा खिलाड़ी जो हैं वो भी साथ में हैं, अभी अगर आप बात करें वर्ल्ड लेवल्स की या नेशनल या इंटरनेशनल की, तो आर्चरी का स्तर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो गया है। और जो आप नए खिलाड़ियों को देख रहे हैं, आगे आने वाली जो हम कह सकते हैं कि पैरा तीरंदाजी की रीढ़ की हड्डी, वो जो नए खिलाड़ी हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले 1-2 सालों में जब हम रिटायर हो जाएंगे तो यही देश को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब ये हमारे साथ खेलें, जब हम इनके साथ जब खेलते हैं, मैच तो रोमांचक होता ही है, लेकिन उसमें ये काफ़ी कुछ सीखते हैं जो शायद हम अपने स्टार्टिंग में नहीं सीख पाए। राकेश कुमार का अब अगला टारगेट क्या रहने वाला है?
देखिए सर, मैं काफ़ी सारे इंटरव्यू पे बोलता हूँ, मेरा अगला टारगेट जो है, मैं कभी ज़्यादा लंबा नहीं सोचता, मैं हमेशा एक स्टेप आगे की सोचता हूँ। अभी मैं खेलो इंडिया में आया हूँ तो मेरा दिमाग में सिर्फ खेलो इंडिया ही चल रहा है। जैसे ही कल इससे मैं निकल जाऊँगा, पदक आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, वो तो हमारी प्रैक्टिस पे है कि हमने कितना प्रैक्टिस किया। लेकिन अभी आने वाला जो मैं समझता हूँ कि एक वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट जो इटली में होगा, मई में होगा, मेरा फोकस इससे हटके उस पे रहेगा। ये जो मंच होते हैं ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और इसी मंच के बल पर आगे की जो तस्वीर होती है, खासतौर से पैरालंपिक की और पैरा एशियन गेम्स को लेकर के, वो यहीं से बननी तैयार होती है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आपको बता दें कि आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम हमेशा ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज़ादी के इन दीवानों ने अपनी आखिरी सांस तक ब्रिटिश हुकूमत का डटकर मुकाबला किया और दिल में आज़ादी का सपना लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। 23 मार्च 1931 को जब इन देशभक्त वीर सपूतों को फांसी दी गई तो पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई। इन शहीदों की पुण्यतिथि पर हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। देश और दुनिया के इतिहास में यूं तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं 23 मार्च की तारीख के नाम दर्ज हैं, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 23 मार्च की घटना सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसी दिन साल 1931 में हमारे वीर सपूतों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इन क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने के लिए अपने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लोहा लिया और जब जरूरत हुई तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। आजादी की लड़ाई में खुद को देश के लिए शहीद करने वाले ये नायक हमारे आदर्श हैं। ये तीनों वीर सपूत क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायी थे, तभी तो फांसी के फंदे पर चढ़ने से कुछ वक्त पहले तक भगत सिंह एक पुस्तक पढ़ रहे थे, सुखदेव कुछ गीत गुनगुना रहे थे और राजगुरु वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ये तीनों देशभक्त नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी के अनोखे वीर थे। तीनों की मित्रता इसलिए भी सुदृढ़ और मजबूत थी क्योंकि उनकी विचारधारा और सोच एक थी, और वो थी देश की आजादी। राजगुरु ने वाराणसी में पढ़ाई के साथ साथ संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान हासिल किया था। इसी तरह सुखदेव को खतरों से खेलने की आदत थी और उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, जबकि भगत सिंह जन्म से ही स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे। अपने पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह के स्वतंत्र विचार उनके रग रग में समाये हुए थे। जब साइमन कमीशन 1927 में भारत आया तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जमकर विरोध किया था। इसी दौरान अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रदर्शन में पुलिस की बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए योजना बनाई और दिसंबर 1928 में अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को गोली मार दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु समेत अनेक क्रांतिकारी मानते थे कि पराधीनता की बेड़ियां अहिंसा की नीतियों से नहीं काटी जा सकती। यही वजह थी कि जब ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर अत्याचार करने के मकसद से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को पारित कराने की कोशिश की, तब भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने उनके विरोध में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका। बम फेंकने के बाद भी दोनों विजिटर्स गैलरी में शांतिपूर्वक खड़े होकर पर्चे बांटते रहे। उस पर्चे पर उन्होंने अपना मकसद भारत माता की पूर्ण आजादी लिखा हुआ था। बम फेंकने के बाद दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की। राजगुरु और सुखदेव को भी गिरफ्तार किया गया। सब अलग अलग आरोपों में गिरफ्तार किए गए, लेकिन पुलिस ने सैंडर्स की मौत की कड़ियां जोड़कर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। पूरे देश में इसका विरोध होने के बावजूद 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। पूरे देश में मातम छा गया और इन वीर शहीदों के बलिदान पर 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया गया। इन वीरों ने अपने साहस और क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों पर इतना गहरा आघात किया कि थोड़े ही समय के बाद अंग्रेजों का विशाल साम्राज्य भारत से पूरी तरह खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कहा है कि आज हमारा राष्ट्र भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है। स्वतंत्रता और न्याय के लिए उनका निडर प्रयास
हम सभी को प्रेरित करता है। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे? उस बालक ने कहा, अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। आज इतने वर्षों बाद भी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी ना शस्त्र जिसे काट सकते हैं, ना अग्नि जिसे जला सकती है। देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। टीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। नमस्कार।